आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में आपको बता दें, ड्रग्स को लेकर सियासत बेहद गर्मा गई है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर एनसीबी के हमले जारी है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर एनसीबी पर हमला बोला है। के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और एनसीबी की जो कार्रवाई हुई है उस पर एक के बाद एक खुलासे किए हैं। आज वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगे। मलिक सर, आपने आज भी पहले तो ट्वीट किया, एक तरह से आपने एक टीजर दिया, और अब आज का क्या खुलासा है एनसीबी को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब हमने 6 तारीख के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मनीष भानुशाली और केपी गोसावी पे सवाल खड़े किए, तो एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह जी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे इंडिपेंडेंट पंच है वो दोनों, और हम इंडिपेंडेंट पंच बनाते हैं। सीआरपीसी में पूरी प्रोविजन है कि जो भी कार्रवाई हो वहां पे जो विटनेस है इंडिपेंडेंट हो, घटना स्थल के करीब जो आ जाए उससे आप विटनेस बनाइए। एनसीबी पे हमने आज सवाल खड़ा किया है कि फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति, इसके समीर वानखेड़े जी के क्या पारिवारिक रिश्ते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे उन्होंने डाली है जिसमें एक महिला के साथ वो क्लेम कर रहे हैं कि माई सिस्टर लेडी डॉन वानखेड़े। तो ये लेडी डॉन वानखेड़े कौन है, ये सवाल हमने पूछा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्लेचर पटेल, आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं? एक केस नंबर है CR नंबर 38/20, जो 25/11/2020 के दिन छापेमारी में फ्लेचर पटेल जी को एक पंच इंडिपेंडेंट विटनेस बनाया गया। फिर दूसरा एक मामला है CR नंबर 16/20, 9 दिसंबर के दिन 2020 को फिर यही पंच रहते हैं उस मामले में। फिर एक केस है CR नंबर 2/21, जो 2 जनवरी 21 के दिन केस होता है, छापेमारी होती है, उसमें ही फ्लेचर पटेल पंच होते हैं। तो सारे छापेमारी में फ्लेचर पटेल ही वहां नजर आ जाते हैं। क्या हैबिचुअल पंच है ये? आपके परिवार के लोग, उनके संबंध के लोग आपके पंच कैसे बन जाते हैं? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एनसीबी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा किया। आज फ्लेचर पटेल को लेके भी एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए ये कौन व्यक्ति है, समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है। ये सारे सवाल हैं। ये दिखाते हैं कि जिस तरह से एनसीबी जो भी काम कर रही है इस शहर में, कहीं ना कहीं फिक्शन है, तय करके कुछ लोगों को फंसाया जाता है। और इस बीच आपको हम बता दें कि मुंबई में कल शिवसेना की दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुद्दे पर अपना मुंह खोला, एक तरह से अपनी राय रखी। उद्धव ने आरोप लगाया कि ड्रग के बहाने महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को परेशान करके शोहरत पाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ड्रग्स के बाकी दूसरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस की पीठ भी थपथपाई। नहीं है की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात। तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा, तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्स मुंबईत जप्त केलेली आहेत। 150 कोटी। तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय, हुंगा, कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? असं काही नाहीये ना की केवळ महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे। पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्स पकडून देत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। बातम्या फक्त एकच चालू, जामीन झाला का, जामीन झाला का, जामीन झाला का, नाही जामीन झाला। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एनसीबी के बारे में जब वो बोलते और ड्रग्स के ऊपर बोलते तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज ड्रग्स एक ऐसा कैंसर है जो हमारे युवाओं को एक प्रकार से ग्रसित कर रहा है। आप ड्रग्स बेचने वालों के साइड से हो, ड्रग्स कंज्यूम करने वाले साइड से हो, या ड्रग्स
को जो लोग नष्ट करना चाहते हैं उसके साइड से हो, इसका फैसला एक बार वो कर ले। मुंबई में कल शिवसेना की दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुद्दे पर अपना मुंह खोला। उद्धव ने आरोप लगाया कि ड्रग के बहाने महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को परेशान करके शोहरत पाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ड्रग्स के बाकी दूसरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस की पीठ भी थपथपाई। असं काही नाहीये की आपले पोलीस काहीच करत नाही आणि तिकडने जी काही इकडे पाठवतात तेच करतात. तुम्ही इकडे चिमूटभर गांजा तुम्ही म्हणजे ते हुंगत असताना माझ्या पोलिसांनी 150 कोटी रुपयाची ड्रग्ज मुंबईत जप्त केलेली आहेत. 150 कोटी. तुम्ही चिमूटभर गांजा हुंगताय, हुंगा कुठे हुंगायचे तिकडे तुम्हाला हुंगा. पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस, काय यांचं शौर्य कमी आहे? काय सगळेच माफिया झालेत? असं काही नाहीये ना की केवळ महाराष्ट्रामध्ये सगळं काही, पण कोणाला तरी एक सेलिब्रिटी घ्यायचा आणि त्याला पकडला म्हणून ढोलकी वाजवायची, फोटो काढून घ्यायचे. पण हे माझे पोलीस, माझ्या महाराष्ट्राचे पोलीस धाडी टाकतायत, करोड रुपयाचा ड्रग्ज पकडून देत आहेत, पण त्यांच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही. बातम्या फक्त एकच चालू, जामीन झाला का, जामीन झाला का, जामीन झाला का, नाही जामीन झाला. आर्यन खान और ड्रग्स मामले में आज पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ड्रग्स मामले को महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश बताते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय एजेंसीज सिर्फ सेलिब्रिटीज को पकड़ती है और फोटो खिंचवाती है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस करोड़ों के ड्रग्स पकड़ती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग पार्टी केस के बहाने उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर हमला बोला, जो क्रूज ड्रग केस की जांच कर रहे हैं। वानखेड़े ने ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद को ड्रग केस में गिरफ्तार किया था। एनसीपी कई बार वानखेड़े पर हमला बोल चुकी है। नवाब मलिक ने तो ये भी कहा था कि आर्यन की गिरफ्तारी शाहरुख खान को सबक सिखाने के लिए की गई, पर उद्धव ठाकरे ने आज पहली बार इस मुद्दे पर मुंह खोला। संपूर्ण जगात माझ्या महाराष्ट्रामध्येच गांजा, चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे. असं सगळीकडे चाललेलं आहे. म्हणजे जी गेल्या वर्षी जे बोललो होतो तेच मी पुन्हा बोलतोय की जी आपली संस्कृती आहे, तुळशी वृंदावन, हल्ली आता तुळशी वृंदावन जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय, असे चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचं. का करता नतद्रष्टपणा? का करता नतद्रष्टपणा? बरं, असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडते. हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा हे कोर्टाने सांगितलेलं. तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये. कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? बरोबर है। अपने भाषण में ठाकरे बीजेपी पर लगातार हमला बोलते रहे और बार बार ये बताने से नहीं चूके कि उनका चोला अब भी भगवा है। हिंदुत्व धोक्यात आहे का? हिंदुत्वाला धोका आहे का? आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं, गृह मंत्रालयाने सांगितलं की हिंदुत्वाला तसा धोका नाहीये. याच दिवसाची आणि याच क्षणाची वाट बघत होतो आपण. पण हिंदुत्वाला आता धोका नाहीये म्हटल्यानंतर आता खरं हिंदुत्व हे धोक्यामध्ये आहे आणि ते परक्यांपासून नाही तर हे उपट सुंब नव हिंदू जे उगवलेले आहेत त्यांच्यापासून त्यांना खरा धोका आहे. मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ना कोई डर, ना किसी की परवाह, मानो लोगों को गाड़ी से कुचलने का लाइसेंस मिल गया हो। जी हां, लखीमपुर कांड के 12 दिन बाद ही छत्तीसगढ़ के जशपुर में जालो गाड़ी ने दुर्गा विसर्जन पर लौटते श्रद्धालुओं को हवा में उछाल दिया। समझ नहीं आया तो बता दें, सन्न करने वाला ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर का है। लाल रंग की जाइलो गाड़ी दनदनाती हुई आई और सड़क पर चलते हुए लोगों को कुचलते हुए निकल गई। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई इंसानियत नहीं। टक्कर भी जोरदार थी। गाड़ी से टकराकर लोग हवा में उछल गए, कोई यहां गिरा तो कोई कहीं और। दरअसल जशपुर के पथलगांव में कल दोपहर दुर्गा विसर्जन के बाद श्रद्धालु लौट रहे थे।
भक्ति गाने बज रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आई और लोगों को उड़ाते हुए निकल गई। 25 वीडियो में देखा जा सकता है कि गेरुआ कपड़े पहने लोगों का हुजूम सड़क पर चल रहा है। ठीक दूसरे सेकंड में एक गाड़ी आती दिखती है और चौथे सेकंड में रौंदते हुए निकल जाती है। जाइलो कार से कुचले जाने से चीख पुकार मच गई। भक्ति संगीत मातम में बदल गया। मंजर ऐसा था कि कलेजा फट पड़े। हर तरफ मौत की चित्कार थी। गाड़ी की टक्कर से कई जमीन पर बेसुध पड़े दिखे। कई लोगों को गंभीर चोट आई। एक शख्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 16 बुरी तरह से जख्मी हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 क्रिटिकल इंजर्ड है जिनके पैरों में चोट लगी और बाकी 15 है जिनको हल्की चोटें आई। पूरी घटना के ऊपर से धारा 302 और 304 का अपराध दर्ज किया गया। कुचले जाने की घटना के बाद पूरा इलाका उबल पड़ा। गुस्साए लोग सड़कों पर निकल गए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बाद में आरोपी ड्राइवर भी हत्थे चढ़ा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी। मौत की गाड़ी से गांजा की बरामदगी के बाद मामले में और ट्विस्ट आ गया। गाड़ी पर सवार राधेश्याम विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू को गांजा तस्कर बताया जा रहा है। दोनों उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश जा रहे थे। जाइलो कार से घटना हुई है, वो गांजा की तस्करी कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया और वो गांजा लेकर के जा रहे थे और यहाँ पर जो पुलिस बल लगा था पीछे, किसी ने हाथ दिया है। उसके बाद वो गाड़ी रुकी है और गाड़ी तेजी से भगा करके वो बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। अभी पुलिस अभिरक्षा में है। बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू दोनों सिंगरौली के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा संबलपुर साइड से लेके जा रहे थे गांजा। श्रद्धालुओं के कुचले जाने और गाड़ी के गांजा कनेक्शन के बाद सियासत में भी उबाल आ गई है। पत्थलगांव की घटना निश्चित रूप से दिल दहला देने वाली घटना है। उस पूरे के पूरे घटना को यदि देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टोटल फेल्योर है कि असामाजिक तत्वों का हौसला कितना बुलंद हो चुका है। यहाँ अपराधी पकड़े गए हैं। जो अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुआवजा भी करता है और उसकी भरपाई रुपयों से नहीं की जा सकती। लेकिन इस परिवार में इस प्रकार की घटना घटी है, निश्चित रूप से सरकार की ओर से सहायता दी जाती है, उसमें राजनीति न करें। जसपुर कांड में गाड़ी पर सवार सभी लोग गिरफ्तार हो गए, जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गाड़ी पर सवार लोगों का सड़क पर चल रहे लोगों का कीड़ा मकोड़ा समझना कब खत्म होगा? आज तक ब्यूरो। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर में भी दंदनाती थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए निकल गई। गाड़ियों की रफ्तार देखकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल आया कि आखिर कोई किसी को कैसे गाड़ी से रौंद सकता है। हनक और हैवानियत जशपुर में कोई पहली बार नहीं दिखी। चंद दिन पहले ही लखीमपुर में किसानों पर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। फर्क बस इतना है कि अब सड़कों पर श्रद्धालु थे और तब किसान थे। लखीमपुर का ये वीडियो सन्न करने वाला है, विचलित करने वाला है। 3 अक्टूबर को थार गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदा गया था। दंदनाती हुई आई थार गाड़ी किसानों को कुचलते हुए निकल गई थी। अब फ्रेम दर फ्रेम वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो के पहले फ्रेम में काले और सफेद झंडों के साथ किसान शांति के साथ जाते दिख रहे हैं। कहीं कोई नारेबाजी नहीं दिख रही, कहीं कोई उत्तेजना भी नजर नहीं आ रही। वीडियो के तीसरे सेकंड में थार जीप की एंट्री होती है। तेज रफ्तार थार
सायरन बजाती हुई आती है और किसानों को कुचलती हुई बढ़ जाती है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी भी तेज रफ्तार से निकलती है और उसी के पीछे सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी धड़धड़ाती हुई बढ़ जाती है। सेकंड के वीडियो में तीसरे सेकंड पर किसानों के पीछे से कुछ आती हुई दिखती है। किसान जब तक कुछ सोचते संभलते तेज रफ्तार से आती थार की चपेट में आ जाते हैं। वीडियो के छठे सेकंड में थार से कुचलकर सड़क किनारे किसान पड़े नजर आ रहे हैं, जिसके बाद का मंजर तो चीख पुकार से भर गया। गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा वीडियो के आगे के हिस्से से लगाइए। सड़क के किनारे नीचे की ओर लोग भाग रहे हैं। शायद टक्कर से उछलकर कुछ लोग सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। जशपुर और लखीमपुर की घटना में कई बातें एक जैसी है। मसलन ड्राइवर पर सनक सवार था, उसने जरा भी परवाह नहीं की कि आगे कौन है, क्या चल रहा है। किसी की जान भी जा सकती है, कोई गाड़ी के नीचे आ सकता है। लखीमपुर से अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। हैवानियत की हद पार करती घटना दिल्ली में भी दिखी। राजधानी के सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स को बेरहमी से मार डाला गया। हत्या इतनी बर्बरता से की गई कि सुनकर कलेजा कांप जाए। पहले बेरहमी से पीटा, फिर हाथ काटा, आखिर में लाश को बैरिकेड से लटका दिया। क्रूरता की हद पार करने वाली तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि कोई पल भर भी नहीं देख सकता। ये हत्या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के मंच के बेहद नजदीक हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो सभी सन्न रह गए। वीडियो में निहंगों की भीड़ जख्मी शख्स को घेर कर खड़ी है। कुछ लोग जख्मी शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। जमीन पर पड़े जख्मी शख्स के हाथ की कलाई कटी हुई है। वो शख्स तड़प रहा है, लेकिन उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आ रहा। भीड़ उस शख्स का वीडियो बनाती रही तब तक जब तक कि उस शख्स ने दम नहीं तोड़ दिया। वीडियो में देखता है कि हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसे घसीटा गया है। वीडियो में निहंगों की भीड़ सरबलोह ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगा रही है। लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी व्यक्ति को वहां पे बंधक बनाया गया है और उसका हाथ काट रखा है और उसको बैरिकेड के साथ बांध रखा है, जिसके ऊपर हमारा लोकल ड्यूटी ऑफिसर और हमारी लोकल पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। उन्होंने देखा कि बंधक जो था वो मृतक हालत में था। सुबह 5 बजे घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जिस तरह से उस शख्स को मारकर बैरिकेड पर लटकाया गया था, उसे देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। इस तरह की वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सारी कहानी अपने आप कह रहे हैं। जो स्टेज है, स्टेज से कुछ दूरी पर जो किसान प्रोटेस्ट का स्टेज है, वहां से कुछ ही दूरी पर ये लिंचिंग हुई है, जिसमें उस शख्स को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसके हाथ काट दिए गए हैं। बॉडी में जगह जगह इंजरी मार्क के निशान आप साफ देख पा रहे हैं और बाकायदा जो लोग हैं उसका वीडियो भी बना रहे हैं। एक तस्वीर इंडिया टुडे के पास है जिसमें वो शख्स जिंदा था, तड़प रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस वक्त वहां काफी संख्या में निहंग जमा थे, जिन्होंने काफी देर तक ना तो मृतक की लाश को उतारने दिया और न ही पुलिस को कोई जानकारी दी। पुलिस को इत्तला मिली थी कुंडली थाने में कि एक व्यक्ति के साथ यहाँ पे जिसका हाथ काटा गया है, जिसको फिजिकली असॉल्ट किया गया है, कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची पता लगा उसकी डेथ हो चुकी है। तो इस व्यक्ति का नाम पता लगा है लखबीर सिंह, जो कि जिला तरन तारण का रहने वाला है। लगभग 35 की उम्र है और
इसका हमने इसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 आईपीसी में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। और हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज, हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं, और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। जिस शख्स के साथ बेरहमी हुई वो पंजाब के तरनतारन के गांव चीमा खुर्द का रहने वाला था। उसका नाम लखबीर सिंह था और वो मजदूरी करता था। मरने वाला शख्स धरना स्थल पर निहंग सरदारों के टेंट में कई दिनों से रह रहा था, जिसके बारे में दावा है कि वो नशे का आदी था। इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें निहंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सुने जा रहे हैं। ये पापी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी जो 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਟਰਾਂ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। किसान संगठनों ने घटना से पल्ला झाड़ लिया। वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक निहंग सरवजीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। सरवजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस अब सरेंडर करने वाली आरोपी की पहचान करेगी और तफ्तीश करेगी आखिर इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। उस पर जांच में आ जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुई, क्या है, जांच में आ जाएगा। पर जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया वो नहीं कह रहा कि वहाँ पे तो पुलिस पकड़ लो। सिंघू बॉर्डर की हत्या से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कानून का डर खत्म हो गया? क्या लोग खुद सजा तय करेंगे और खुद की सजा भी देंगे? सिंघू बॉर्डर से अरविंद ओझा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 जवानों की शहादत के बाद से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 6 दिन बाद भी आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस अभियान में आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से आखिर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है। हिंदुत्व पर लड़ाई नए अंदाज में सामने आई है। दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दोनों का संबोधन हुआ और हिंदुत्व पर दोनों के विचार किसी प्रहार से कम नहीं थे। तो ओवैसी ने भी हिंदुत्व पर नए सिरे से हमला किया। हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख ने हिंदुत्व का गुणगान किया, हिंदुत्व का आशय समझाया, हिंदुत्व के मूल्य बताए। हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। ये संघ का पारंपरिक कार्यक्रम था। दशहरे के दिन संघ प्रमुख का ये संबोधन सालों से होता आ रहा है। संघ की नीति दर्शन संघ प्रमुख देश के सामने रखते हैं। मोहन भागवत ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, देश को हिंदुत्व का मर्म समझाया। लेकिन दशहरे की सुबह भागवत के इस बयान पर दशहरे की शाम उद्धव ठाकरे का जवाब आया। मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेचं पण थोडंसं मी आणलंय की हिंदुत्व म्हणजे काय, आणि खरंय काय त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत। हे जर आपल्याला मान्य असेल
तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसाढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसाढवळ्या दिसतंय हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय तुम्हाला तरी हे मान्य आहे का? हाँ, हे काय थोतांड नाहीये की मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के, ये झोली बिली है माझी अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत. जाहिर है हिंदुत्व पर तलवारें तनी हैं। एक तरफ हिंदुत्व के ध्वजवाहक संघ के विचार और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति की अलंबरदार शिवसेना का प्रहार। इस वैचारिक युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे। ओवैसी के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे। देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदुत्व खतरा है। हिंदुत्व अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति से अलग नहीं है। एनसीपी कांग्रेस ने खुशी खुशी अपनी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को त्याग दिया और आपके साथ आ मिले, लेकिन आप अपने हिंदुत्व से इंच भर नहीं दूर हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई मुद्दों पर बोले, लेकिन विवाद का दायरा हिंदुत्व पर बढ़ा है, क्योंकि यूपी पंजाब जैसे चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना अब भी हिंदुत्व की चैंपियनशिप अपने हाथों से फिसलने देना नहीं चाहती। इसलिए नागपुर से उठी आवाज को मुंबई से जवाब दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कभी ये अटकलें लगती है कि भाजपा और शिवसेना अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर भविष्य में साथ में आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज के अपने दशहरा रैली के भाषण में न सिर्फ राज्य के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधकर इन पूरी चर्चाओं को फिलहाल के लिए पूर्ण विराम दे दिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।